स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम जो है आयलर की प्रमेय पढ़ेंगे, फर्मा की पढ़ेंगे और लैग्रेंज की थ्योरम पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने उपग्रुप के बारे में जाना था। वास्तव में उपग्रुप के बारे में लैग्रेंज की थ्योरम एक अभिलाक्षणिक थ्योरम है। ये बहुत अच्छा मतलब हमारे पास एक क्लू देती है कि कोई किसी ग्रुप का उपग्रुप होगा या नहीं होगा। इसका हम बहुत आसानी से निर्णय कर सकते हैं मना करने के लिए तो कम से कम। कैसे? किसी परमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। मतलब अगर आपके पास कोई सबसेट दिया किसी ग्रुप का और वो उसकी कोटि को विभाजित नहीं करता तो वो उपग्रुप नहीं हो सकता। ये लैग्रेंज की प्रमेय बताती है। अब लेकिन विभाजित करता है तो फिर हमें उपग्रुप की जो शर्त थी वो लगानी पड़ेगी। तो इसके आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कोई सेट जो है सबसेट किसी ग्रुप का, वो ग्रुप उपग्रुप होगा या नहीं होगा। अगर उसमें इसके आधार पर अगर उसकी कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित नहीं कर रही तो हो ही नहीं सकता वो, है ना। किसी परमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि विभाजक होती है। इसका प्रूफ देखें हम। इसमें जो है तीन स्टेटमेंट यूज करेंगे जो हमने थ्योरम पहले प्रूव किए हैं, या उनको लिखा है, जो हम तीन गुणधर्म पहले से जानते हैं। वो ये है कि पहले हम ये मान लेते हैं, माना एच जो है एक परमित ग्रुप जी का उपग्रुप है और जी का ऑर्डर एन है और एच का जो ऑर्डर है वो एम है। अब हम ये जानते थे, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि कोई भी जो ग्रुप है वो अपने सब ग्रुप के कोसेट्स का यूनियन होता है, चाहे वो वाम हो सकते हैं या दक्षिण कोसेट्स हो सकते हैं, राइट कोसेट हो सकते हैं, यानी सहसमुच्चय कोसेट को कहते हैं। तो सभी वाम सहसमुच्चय हो सकते हैं या राइट कोसेट्स हो सकते हैं, दक्षिण सहसमुच्चय हो सकते हैं। तो इस प्रमेय में जो हम वाम ले रहे हैं, अब देखो वाम सहसमुच्चय का यूनियन है जी, लेकिन ये जो हमारे सबसेट कोसेट्स हैं ये सभी जो है भिन्न भिन्न नहीं होते। इनमें से भिन्न जो होंगे वो हम मान लेते हैं कि आपका G1H G2H और GKH तक आपके जो है वो H के भिन्न भिन्न वाम सहसमुच्चय हैं। तो आपका G जो है वो इनका यूनियन है, G1H यूनियन G2H यूनियन, इसी प्रकार आपका जो केवा है GKH। अब H के हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा था कि कोई भी दो वाम सहसमुच्चय या तो इक्वल होंगे या बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा। तो अगर एच के कोई दो असमान असमान है, थोड़ा सा भी असमान है वो, तो असंयुक्त होंगे, बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे। अतः अगर आप जी का ऑर्डर निकालते हैं ना तो वो ऑर्डर इन सभी कोसेट्स का जोड़ होगा, इन सभी कोसेट्स के ऑर्डर का जोड़ होगा। हम लिख देते हैं ऑर्डर G1H प्लस ऑर्डर G2H प्लस ऑर्डर GKH। तो आपने दो स्टेटमेंट देखे, एक तो कोई भी ग्रुप अपने किसी सब ग्रुप के कोसेट्स का यूनियन है, और एक कोई भी जो है आपके कोसेट्स, दो कोसेट्स या तो बिल्कुल भिन्न होंगे या बिल्कुल समान होंगे। अब देखें, एक हमने ये पढ़ा था सारे कोसेट्स एक एक की संगतता रखती है, एक एक की संगत होती है। ये हमने एक और स्टेटमेंट दिया था, चाहे वो लेफ्ट कोसेट है राइट कोसेट है, वो अपने ग्रुप के साथ भी एक एक की संगतता रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोसेट्स में अवयवों की संख्या समान होती है। तो हम ये लिख देते हैं कि हमारे जो ऑर्डर हैं वो हमारे बराबर हैं, किसके? जी एच के जितने भी सारे वो एच जो हमारा सब ग्रुप है उसके ऑर्डर के बराबर हैं। तो हम सभी जगह ऑर्डर एच ऑर्डर एच ऑर्डर एच लिख सकते हैं। ये कितनी बार है? के बार है। तो के बार जो है हमारा एम एम आएगा, क्योंकि ऑर्डर एच हमने एम माना है। तो एन बराबर एम के। अब इसका मतलब क्या है, जो एम है वो एन को डिवाइड करता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम डिवाइड एन, खड़ी लाइन जो होती है वो डिवाइड का चिन्ह है। तो ऑर्डर एच का ऑर्डर जी को भाजक है। ये लैग्रेंज की थ्योरम थी। लैग्रेंज की थ्योरम का स्टेटमेंट जो है किसी भी परमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की जो कोटि होगी वो ग्रुप के कोटि की भाजक होती है। ये स्टेटमेंट है और ये हमने इसका प्रूव दिया। इसके बाद आपके सिलेबस में आती है आयलर की प्रमेय। आयलर की प्रमेय क्या है कि यदि एन आपके पास कोई नेचुरल नंबर है और ए जो है एन के सापेक्ष अभाज्य है, मतलब आपने एन कोई नेचुरल नंबर लिया, ए जो है संख्या एन से छोटी है और वो उसकी सापेक्ष अभाज्य है, तो अगर आप ये निकालें एक के ऊपर जो लगाएं घात वो फाइव एन, तो वो जो है उसका मान
वो आएगा एक के बराबर मॉडुलो एन, यानी आप एन से भाग देती हैं तो आपका एक शेष बचेगा। फाई एन क्या है? वो आयलर का फंक्शन है। आयलर फंक्शन क्या होता है देखें, किसी संख्या का मान अगर हम आयलर फंक्शन में निकालेंगे आप, तो वो होता है कि उस संख्या से छोटी और उस संख्या के सापेक्ष अभाज्य जितने भी नंबर है उनकी संख्या जो है वो आर्डर का फंक्शन का मान कहलाता है। जिससे और भाई एक बराबर एक है, मतलब आप देखेंगे अगर एक का मान निकालोगे तो एक से तो कोई छोटी नहीं है और उसके सापेक्ष अभाज्य संख्या भी नहीं है, लेकिन इसका मान जो है एक दिया गया है। तो फाई एन एक तरह से है एन से छोटी जितने भी पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक, और वो सापेक्ष अभाज्य भी है और उससे छोटे हैं, ऐसे पूर्णांकों की संख्या वो आयलर के फंक्शन का मान होता है। तो ये है फाई एन। अब हम एक इसको प्रूव करने के लिए कि एक की घात फाई एन का मान जो है शेष जो है एक आएगा अगर हम एन से भाग देंगे, तो मॉड एन का मतलब ये, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो किसी पूर्णांक एक्स के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो मॉड्यूलो क्लास, ये जो है रेजिड्यू क्लास है, अवशेष वर्ग है, ये अवशेष वर्ग का चिन्ह है। जो आप बड़ा कोष्टक लगाते हैं किसी भी अवयव के चारों तरफ, ये पूर्णांकों के मॉड्यूलो एन का समुच्चय का अवशेष वर्ग, मतलब आपने अवशेष वर्ग है, एक अवशेष क्लास है ये। कब? जब आपने मॉड्यूलो एन लिया है, एन से भाग दिया है। आप जानते हैं कि अगर हम किसी संख्या एन से भाग देते हैं तो शेष क्या होते हैं? जीरो, एक, दो और कहां तक? एन माइनस एक तक, मतलब उससे एक कम तक शेष जाते हैं। जैसे 10 से भाग दिया आपने तो शेष जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है और 9 तक हो सकता है। तो ये एक तरह से ये आपका शेष जो है, शेष उसे हम उसके चारों तरफ हमने लगा रखा है, ये अवशेष वर्ग है। एन से भाग दिया तो आपने ये शेष बचेंगे। तो ये देखो, जी जो है हमें ग्रुप बनाएंगे अवशेष वर्ग का। अवशेष वर्ग ये कैसा बनाएंगे? ए जो है वो एन के सापेक्ष अभाज्य एक पूर्णांक है। हमने अवशेष वर्ग लिया तो है, लेकिन अवशेष वर्ग में सारे अवशेष नहीं है। कौन सी है? जो एन के सापेक्ष अभाज्य पूर्णांकों से बनती है। अब ये जो है एक ग्रुप बनेगा, ये गुणा के सापेक्ष अवशेष अवशेष वर्ग का हाइयर कोटि का एक ग्रुप बनेगा। ये ग्रुप बनेगा, इसकी जो कोटि है वो एन होती, लेकिन आपने पूरे अवशेष नहीं लिए, इसमें अवशेष लिए कौन से? जो एन के सापेक्ष अभाज्य है। इसकी कोटि क्या हुई? फाई एन हुई। तो एन के सापेक्ष अभाज्य जो पूर्णांक हैं उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? आयलर का फंक्शन होती है। तो फाई एन कोटि होगी इसकी। इसका मतलब जो है आप इसका तस्मक कौन सा होगा? इस तस्मक आपका होगा अवशेष वर्ग एक। रेजिड्यू क्लास जो एक की है, एक की रेजिड्यू क्लास, वो उसका तस्मक है इस रेजिड्यू क्लास की ग्रुप का। अब देखा, अगर आपने कोई मेंबर लिया रेजिड्यू क्लास ए का, रेजिड्यू क्लास ए की जी में, इसका अब देखो आपने कोटि बढ़ा था। कोटि क्या है? जैसे ग्रुप की जो कोटि है उससे जो है आपके किसी भी अवयव की कोटि संतुष्ट होती है। मतलब क्या? और किसी भी अवयव की जो कोटि होती थी वो संतुष्ट हो जाती। जो कोटि का फॉर्मूला था, जैसे आपने पढ़ा कि ए की कोटि एन है तो ए की पावर एन का मान जो है ई आता है। अब ये ग्रुप ए जो है, ए किसी ग्रुप में एक जी का था, तो जी की जो कोटि होगी उसे अगर आप घात पे लगा दोगे एक ही पे, तो भी ई आएगा। ये एक थ्योरम थी, ये स्टेटमेंट है। तो अगर हमारा एक जी का एलिमेंट है, तो अगर इस रेजिड्यू क्लास ए पर हम जी का ऑर्डर लगा देते हैं तो उसका जो मान है वो तत्समक के बराबर आएगा। ये हमने लगा दिया। अब जी की जो ऑर्डर है वो फाई एन है, बराबर एक आएगा। अब इसको देखो क्या मतलब फाई एन, तो फाई एन बार आपका इस रेजिड्यू क्लास का गुणा है, गुणा लिया हमने, गुणा लिया। अब ये जो है आपका रेजिड्यू क्लास के अंदर आया है गुणा, ए का गुणा, भाई रेजिड्यू क्लास के अंदर संख्या उसका गुणा कर लेंगे। आपने गुणा कर लिया कितनी बार? फाई एन बार। तो एक की पावर कितनी आई? फाई एन, बराबर आपका तस्मक किसका? एक का रेजिड्यू क्लास, एक की अवशेष वर्ग की। अब आप देखें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने किससे भाग दिया था? किसकी रेजिड्यू क्लास है? एन की। ए फाई एन में आपने एन से भाग दिया और शेष कितना बचा? एक। ए फाई एन में हमने भाग दिया, शेष बचा एक, किससे भाग दिया हमने? एन से। मॉड एन यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब मॉड्यूलो एन, यानी एन से हमने भाग दिया है। तो ये आपका प्रूव हो गई आयलर की प्रमेय कि आपने ए फाई एन में अगर एन से भाग दिया तो शेष एक रहेगा। फरमा की प्रमेय क्या है? फरमा की प्रमेय, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और a कोई भी पूर्णांक है, a की घात जो p है उसका मान जो अब शेष आएगा वो a आएगा।
अगर आपने पी से भाग दिया, यानी पी आपने कोई अभाज्य संख्या ली और ए हमारा कोई भी पूर्णांक है, तो ए की घात पी का मान जो ए आएगा, शेष अवशेष शेष किससे भाग देने पर, पी से भाग देने पर। अब इसका हल करते हैं हम। हम जो एक ग्रुप लेते हैं जी, जिसमें हमारे मेंबर जो है अवशेष वर्ग ही है, एक दो तीन पांच तक है अवशेष वर्ग, पी के अवशेष वर्ग है, तो पी के वर्ग, और हमने इसमें क्या है, जीरो जो है वो अशून्य अवशेष वर्ग लिए है, जीरो नहीं लिया है। इसकी जो कोटि होगी ना, वो होगी पी माइनस एक, ठीक है ना, जीरो शामिल नहीं है इसमें, एक से लेकर पी माइनस एक तक अवशेष कक्षाएं हैं, तो अवशेष वर्ग जितने भी हैं उनकी संख्या पी माइनस एक है, तो कोटि जो है वो जी की, वो जी पी माइनस वन है। अब इस ग्रुप में जो है पी माइनस एक कोटि का अवशेष वर्ग का समूह हो गया, जिसकी कोटि कितनी है, पी माइनस एक। अब इसमें तत्समक अवयव, इसका जो तत्समक अवयव है गुणा के लिए, वो क्या होगा, ये होगा अवशेष कक्षा एक की, रेजिड्यू क्लास किसकी, एक की। अब देखो हमारे पास ए कोई पूर्णांक है, तो दो कंडीशन हो सकती है, दो केस है हमारे पास। पी पूर्णांक मतलब अभाज्य है, पी ए को डिवाइड कर सकता है और पी ए को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम पहले केस एक लेते हैं कि पी ए को डिवाइड करता है। इस परिस्थिति में क्या आएगा, आपका शेष आएगा जीरो, क्योंकि पी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए में अगर हमने पी से भाग दिया तो शेष आया जीरो, ठीक है ना। इसको हम ऐसे ले, रेजिड्यू क्लास में ऐसे ले सकते हैं अवशेष वर्ग में, कि ए का जो मान रेजिड्यू क्लास है वो जीरो की रेजिड्यू क्लास के बराबर है। अतः ए, अब देखो जीरो जो है अवशेष कक्षा, वो तो है ही नहीं जी में, तो जो आपका ए है, ए की अवशेष कक्षा है, वो जी में नहीं होगी, क्यों, उसमें तो अशून्य अवयव है। परंतु अब देखो पी ए को डिवाइड कर रहा है, तो पी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए की किसी भी घात को पी डिवाइड करेगा, तो पी ए पी को भी डिवाइड करेगा। अब पी ए पी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि दो जिन संख्याओं को पी डिवाइड कर रहा है उनका डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी को अगर आप पी से भाग दोगे तो ए शेष बचेगा, क्योंकि डिफरेंस को अगर पी डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब उन डिफरेंस की जो पहली संख्या है उसको अगर आप पी से डिवाइड करोगे तो पीछे वाली जो संख्या है वो शेष बचेगी। तो ए पी को अगर पी से भाग देती है तो आपका ए शेष बचेगा, तो ए पी आपका ए पी को भाग दिया, हमने इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ए पी मॉड्यूलो पी और शेष आपका ए के सेकंड, जब पी ए को डिवाइड नहीं करता, ये डिवाइड जो खड़ी चिन्ह खड़ी लाइन है, ये डिवाइड का चिन्ह है, इसे कट रहा है, तो इसका मतलब ये पी ए को डिवाइड नहीं करता। इस परिस्थिति में क्या होगा, ए की जो अवशेष कक्षा होगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी, क्योंकि शेष बचेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो पी ए को डिवाइड नहीं करता है, तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, जीरो नहीं बचेगा। तो ए की जो अवशेष कक्षा आएगी वो जीरो के बराबर नहीं आएगी, अतः जो ए की अवशेष कक्षा है वो जी का एक अवयव होगा, क्योंकि हम भाग किससे दे रहे हैं, पी की तरह, पी की अवशेष कक्षाएं तो ले रहे हैं हम, जो शेष बच रहे हैं। अतः आप देखो ऑर्डर कितना है उसका, ऑर्डर जी का पी माइनस वन है, तो अगर हम ए पर ऑर्डर लगाते हैं, ए पर अगर हम ऑर्डर लगाते हैं, तो ए अवशेष कक्षा पर ऑर्डर जी बराबर आपका आएगा ये दसवां का एक। अब ऑर्डर कितना पी माइनस एक है, ए रेजिड्यू क्लास में हम पी माइनस एक लगाते हैं, तो आपका आएगा दसवां का एक, जिस सिंपलाइज आपका। अब इसको पी माइनस एक घात, जैसे आप पी माइनस एक बार गुणा करोगे तो ए का गुणा होगा पी माइनस एक बार, तो ए की घात पी माइनस वन जो है इसके रेजिड्यू क्लास के अंदर आ जाएगी यहाँ, तो बराबर आपका ए की अवशेष कक्षा है ये। अब इसे हम कैसे ले सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मॉड्यूल में लिख सकते हैं ए की घात पी माइनस एक बराबर शेष बचेगा एक, अगर हम पी से भाग देते हैं, तो इसे हम देखो ऐसे भी ले सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, देखो ये इसका मतलब है कि एक शेष बच रहा है, अगर आप ए पी माइनस वन में से एक घटा दें तो पी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने शेष घटा दिया, शेष घटाने के बाद वो संख्या डिवाइड हो जाती है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ए पी माइनस एक बरा माइनस एक, इस ये संख्या जो पी से डिवाइड हो रही है, तो सब किसी भी संख्या का गुणा करो वो तब भी डिवाइड रहेगी, तो अगर ए पी माइनस एक में अगर ए का गुणा करते हैं हम, तो पी से डिवाइड रहेगी, क्योंकि आपने जब ए पी माइनस एक जो है ये तो डिवाइड हो ही रही है, इसमें आपने एक और संख्या गुणा कर दिया, तो ये पी से डिवाइड रहेगी। अब भीतर आप गुणा करेंगे तो बन जाएगी ए पी माइनस ए, पी से डिवाइड है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी को अगर आप पी से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, ए पी माइनस ए, अगर ए से पी से डिवाइड हो रहा है, ए पी माइनस ए पी से डिवाइड हो रहा है, तो ए पी को अगर आप
पी से भाग देंगे तो शेष बचेगा पी सी वाली संख्या ए, यानी ए पी से बचा शेष ए, जबकि आपने भाग दिया किससे, पी से, मॉड पी। ये आपकी हो गई फर्मा की प्रमेय। तो आपके तीन थ्योरम जो है सिलेबस में, लैग्रेंज, आयलर और फर्मा, ये